नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ और जागो उत्तराखंड पे। अभी ये लाइव आप देख रहे हैं, दोनों पर ये लाइव चल रहा है और मेरे साथ आशुतोष नेगी भाई हैं। जितने भी उत्तराखंड वासी हैं तो आशुतोष नेगी भाई को लगभग लोग सभी जानते ही हैं। अंकिता हत्याकांड उजागर करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज मैं पौड़ी हूँ तो आशुतोष भाई के साथ कुछ अहम मुद्दों को लेकर हम लोग लाइव आ रहे हैं। आप लोग लगातार जुड़ते रहिएगा। आज मैं सुबह एक अखबार पढ़ रहा था और अखबार में धामी जी का एक बयान आया जिसमें लिखा हुआ था कि जो भर्तियां नहीं चाहते वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक स्टेट के मुख्यमंत्री का इस प्रकार का बयान, इससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि एक तरफ जहां उत्तराखंड में एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए सीबीआई जांच यहां हो जाती है और यहां पर इतने बड़े बड़े कांड हो गए, पूरा जो बेरोजगार है वो सड़कों पर आ गया। इसके अलावा अंकिता हत्याकांड से लेकर यहां पर सीबीआई जांच नहीं होती। आंसू भाई, मैं आपके पास ही आऊंगा। अभी इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि जो भर्ती रद्द कराना चाहते हैं वही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक स्टेट के लिए, एक स्टेट के मुख्यमंत्री होने के नाते इस प्रकार की बातें करना। अभी मैं राजस्थान में देख रहा था, डॉक्टर किरोड़ी लाल हैं, कोई राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और वहाँ पर जाकर, राजस्थान में जाकर, क्योंकि राजस्थान में आपको पता ही है सरकार किसकी है, वहाँ पर जाकर सीबीआई की मांग कर रहे हैं। इससे बड़ा दोगलापन और क्या हो सकता है कि एक तरफ वहाँ आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भर्तियाँ रद्द कराना चाहते हैं वो सीबीआई की जाँच की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन पूरे मुद्दों पर? विजय, ऐसा है कि ये सवाल पूछने का मुझे डायरेक्ट मौका मिला अभी कुछ दिन पहले धामी जी से, जो पौड़ी आ रखे थे वो। और मैं तो गया था अंकिता के मामले में बात करने के लिए, क्योंकि अंकिता हत्याकांड की भी हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। बिल्कुल। और पहले धामी जी से ही की थी और जब वहाँ से अनसुनी की गई तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। हालांकि हाईकोर्ट से भी कोई सफलता तो हमें नहीं मिली, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस बात को हजारों लाखों की संख्या में लोग कह रहे हैं उस बात को सुना जाना चाहिए। और मैंने धामी जी से वहाँ पे ये इस बातचीत के दौरान यही कहा कि धामी जी, जो पूरा उत्तराखंड जिस चीज़ को कहता है, पूरी दुनिया जिसे कह रही है, सब लोग चाहते हैं कि अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच हो जाए, तो वो आपने मना कर दी। अभी देहरादून में जो बेरोजगार हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उनका सपोर्ट पूरा उत्तराखंड कर रहा है। पूरा देश दुनिया में सारे लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड के युवा बच्चों के साथ ये जाती हो रही है। हर परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हो जाता है, हर परीक्षा में घोटाला हो जाता है और इसकी पुष्टि सरकार खुद करती है। जब वो दरोगाओं को हटाते हैं, पुलिस दरोगाओं जिनकी 8-8, 10-10 साल से ज़्यादा की नौकरी हो गई है, और सरकार खुद जब उन्हें हटा रही है तो इसका मतलब सरकार मान रही है कि गड़बड़ियाँ तो होती रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार अगर कोई जांच हो जाए पूरी ढंग से और सफाई अभियान चल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? तो धामी जी थोड़ा मुझ पर अभी नाराज़ से हो गए कि आप जैसे लोगों की वजह से जो है इस तरह का माहौल बनता है। धामी जी आप पे नाराज़ हो रहे हैं? जब मैंने ये बोला कि मैंने कहा वो बच्चे जो देहरादून में अगर वो मांग रहे थे तो भाई आप सीबीआई जांच के लिए हाँ कर देते, आपके घर से क्या जा रहा था। मैंने ये बात भी करी कि भाई जो वो आप जिसकी बात को कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी वाला जो मामला था विंडलाज का, तो उसमें भी क्या कहते हैं, छोटा सा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। तो मैंने धामी जी से कहा कि वो छोटा सा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो है उसमें सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे सिग्नेचर से नहीं हुआ। तो कुल मिला के धामी जी का ये कहना है कि मुझे अपनी स्टेट की एजेंसियों पे पूरा विश्वास है। जो उन्होंने वहाँ पे इसका जवाब दिया कि स्टेट की एजेंसियों पे पूरा विश्वास है, अगर हम सारी चीज़ें सीबीआई को दे देंगे तो ये लोग क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने धामी जी से और नहीं पूछी कि भाई आपकी अगर स्टेट की एजेंसी पे विश्वास है, तो अभी तक जो वीआईपी का जिक्र हो रहा था बार बार, वो वीआईपी तो मना कर दिया साफ साफ, तो वो वीआईपी है कहाँ पर? देखिए, उस वीआईपी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई और मैंने कहा कि आपके जो मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो विधानसभा में इतना गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य रखते हैं कि वीआईपी कमरा था। तो क्या कमरा एक्स्ट्रा सर्विस मांगता है?
तो उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है, धामी जी के पास भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और जांच जो है वो मतलब एसआईटी ने करी है प्रॉपर, मुकदमा चलेगा। लेकिन मैंने कहा कि उस जांच में तो वीआईपी गायब ही है। तो खैर उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट चले गए थे, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, आप सीबीआई को नहीं दे सकते। तो उस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। मैंने धामी जी को बता दिया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि वाकई सीबीआई जांच होनी चाहिए थी तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा आंसू भाई, और उसमें कुछ सरकार का कुछ वो भी नहीं है कि हम पे कोई एहसान करेगी, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उससे बड़ा कोर्ट तो है नहीं देश में, तो उसको तो कंप्लाई करना ही है फिर। लेकिन इतना डरती क्यों है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं, पौड़ी में बड़े सक्रिय आप रहते हैं, साथ ही साथ वकालत भी आपने की हुई है, एक वकील भी आप हैं साथ ही साथ। तो क्या लगता है कि क्यों डर रही है सरकार? ऐसा तो नहीं है कि अपने लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि सीबीआई जांच की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि जब गाज इतने बड़े अधिकारियों पर गिरेगी जिसमें एसआईटी को या एसटीएफ को खुद परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से ही, तो ऐसे में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको इसमें? देखिए, एक कहावत है कि घर की बात घर में रह जाए। जब घर में कोई विवाद होता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस मामले को घर के अंदर सुलझा लो। तो मुझे लगता है कि धामी जी इसी फॉर्मूले में चल रहे हैं कि जो ये स्टेट के अंदर गड़बड़ियाँ हुई हैं और जब स्टेट की एजेंसीज की जांच कर रही है तो जिसका मर्जी नाम खोल लो, जिसका मर्जी छुपा लो। तो सीधी सी बात यह है कि इसमें जब केंद्र सरकार की एजेंसी यहाँ पे आ जाएगी तो न जाने कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री, उसका नाम भी आ जाए। और जब वो नाम आ जाएगा तो वो सारे नाम जो है केंद्र सरकार के नॉलेज में आएंगे। तो भाई उनका जो आगे का कैरियर है, किसी को मुख्यमंत्री बनना होगा, किसी को मंत्री बनना होगा, किसी को बड़ा अधिकारी बनना होगा, किसी का प्रमोशन होना होगा, कोई टिकट मांग रहा होगा कि आपकी टिकट नहीं मिला तो अगली मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर सीबीआई ने ढंग से जांच कर ली और केंद्र सरकार को जाके वो रिपोर्ट दे दी, भाई वो तो केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो नेचुरली केंद्र सरकार को तो सच बताएगी ना, चाहे वो बीजेपी का होगा या बीजेपी से बाहर के लोग भी होंगे उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सारे बीजेपी के ही लोग होंगे, ये घोटाले तो पहले से होते आए हैं और इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब जो भी सरकार रहती है, सरकार गड़बड़ियां करवाती है यहाँ, और सरकारें तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस की ही रही हैं। बिल्कुल, इस तो तरह फंसेंगे कांग्रेस के भी, ये बात भी तय है। ये भी नहीं है कि सारे बीजेपी के फंसेंगे, लेकिन वही है ना कि यहाँ कहते हैं कि एक कालनाथ और दूसरा सांपनाथ, तो मतलब कहीं ना कहीं जो है मैच फिक्सिंग जैसी रहती है बीजेपी कांग्रेस की। अंदर खाने तो सब लोग मिलते ही हैं, आपस में बातचीत होती है, तो आपस में बातचीत होती होगी कि यार ज़्यादा मत प्रेस करो मामले को, हम भी नंगे हो जाएंगे, क्योंकि हमाम में तो सारे बिल्कुल ये बिल्कुल जो आप बात कही आप हमाम में जो सारे नंगे हैं ना, आंसू भाई ने बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस समय मैं देख रहा था गांधी पार्क के बाहर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह भी वहां पे आए, तो उन्होंने घुसना नहीं दिया और कांग्रेस प्रीतम सिंह गो बैक के नारे लगाए। और वहीं मुझे लगता है कि अगर उसी समय जो भुवन कापड़ी हैं अगर वहां पर आते तो शायद उनका वेलकम होता, ये होता, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई है और प्रीतम सिंह इतने बड़े नेता भी हैं, एक कद भी रखते हैं, उनको भगा दिया गया, बल्कि बकायदा गांधी पार्क से घंटाघर तक छोड़ने आए। विजय यार, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, कई हमारे पत्रकार भाई भी हैं जो इन मामलों में कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो, चाहे वो भर्ती घोटाले हो, वो साइलेंट है। अब उनका ये है कि उनको सरकार से मोटे विज्ञापन मिलते हैं, वो नहीं बोलेंगे। तो देखिए, जहाँ स्वार्थ जुड़ा होगा, अगर हम लोग विजय बोलते हैं इन मामलों में, तो हम अपनी दाल रोटी जो है ना, हमारी दाल रोटी सरकार से तो नहीं चलती है, हम अपनी मेहनत मजदूरी का खाते हैं, इसलिए हम चौड़े होके कहीं पे भी सच बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, यही बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जिस दिन हम सरकार के गुलाम हो जाएंगे, सरकार हमें खरीद लेगी, उस दिन विजय पथ भी शांत हो जाएगा और जागो उत्तराखंड पे भी म्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। और क्योंकि हम लोग आवाज इसलिए भी उठाते हैं क्योंकि अभी आपने देखा जिस समय बॉबी परमार की गिरफ्तारी हुई, 307 का मुकदमा उसमें लगा। 307 होता है क्या है? अगर हम अमेंडमेंट उठा के देखें कि 307 होता है क्या है? 307 एक हाफ मर्डर होता है कि आदमी को तब तक मारा गया जब तक वो मतलब बिल्कुल मरने की हालत में नहीं हो गया।
307 उस पर लगा दी गई, ना जाने उसने कौन सा गुनाह कर दिया। और ये वही बॉबी पवार है जिसने सारे सबूत जब एसटीएफ को दिए, एसटीएफ उसका तो कोई एविडेंस है नहीं। वीडियो तो मैंने तो खुद ये देखा कि बॉबी पवार को खींच के ले जा रहे थे घसीट के, हाँ रात के, और उस पे बंदूक के बट मारते भी मैंने देखा वीडियो में। हाँ तो उसको मारा गया है, तो उन पुलिस कर्मियों पे होना था ये मुकदमा। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो सब चीजें जनता भी जान रही है कि किस प्रकार से हो रहा है। जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार, उन पे 307 लग जाती है, ना जाने उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया लगातार। और एसटीएफ भी पूरे मामले को इसलिए उजागर कर पाई है क्योंकि बॉबी पवार ने अभी जो पटवारी वाला मामला हुआ था उसमें भी सारे सबूत साक्ष्य दिए थे, जो जेईई वाला मामला हुआ था उसमें भी सारे साक्ष्य दिए थे, जो एसआईटी बनी है अभी, उससे पहले जो एसटीएफ थी उनको भी सारे साक्ष्य दिए थे, तब जाके ये पुलिस जो एसटीएफ है, एसआईटी है, सारे के सारे खुलासे कर पाई है। और उस आदमी पर 307 जैसे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार कितनी घबराई गई है। कम से कम 5 दिन वो जेल में रहे थे, उसके बाद वो बाहर आए। नकल रोधी कानून उन्होंने लेके आए, लेकिन तब लेके आए जब सारे के सारे सड़कों पर आ गए। और उसका भी क्या हुआ, सबसे पहला मुकदमा किसके ऊपर होता है, पत्रकारों के ऊपर, एक पोर्टल के ऊपर मुकदमा होता है, और एक छात्र जो आवाज उठाता है उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता किस प्रकार के कानून है, कानून का फायदा अपने किस तरीके से लेना है, वो सारे के सारे सरकार वो तय करती है। तो ये बड़ा मतलब ठीक नहीं हो रहा है उत्तराखंड में। बिल्कुल, देखिए मुकदमे तो सरकार उन्हीं पे करवाती है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। भाई मेरे पे भी पहले काफ़ी मुकदमे हुए हैं, एक आध मुकदमा अभी चल भी रहा है, और नोटिसेस भी आते रहते हैं, इधर उधर से धमकियां भी आती हैं सरकारी तंत्र के माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि नोटिस ही आना है। इस तरह की बातें होती कि तुम ज़्यादा बोलते हो, सांत्रा करो, ठीक है, मुकदमा लगा देंगे, फंसा देंगे। तो ये तो देखिए सरकार तो चाहती है कि उसके खिलाफ कुछ ना बोला जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए बहुत लोगों को भी दिखता है ना साफ साफ, वो लोगों को भी दिख रहा है साफ साफ कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इसलिए लोगों तो सड़क पर आए थे, इसलिए विरोध किया था साफ साफ। लोगों को पता था कि भी 307 जैसा मुकदमा हो गया उसके ऊपर, बॉबी पवार जो अभी 24-25 साल का लड़का है, उसने पूरी सरकार की नींद उड़ा रखी है। देखिए उन मुकदमा तो कोर्ट में उड़ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसका कोई एविडेंस है। तो होगा, देखो कोर्ट तो सर्वोपरि है। अगर आदमी कार्यपालिका नहीं सुनती है तो न्यायपालिका तो सुनेगी, लेकिन उनका भी तो अपना कुछ अधिकार है ना। इस प्रकार से किसी पर भी मुंह उठा के मुकदमे कर लो, झेलना तो उनको पड़ता है। अभी जैसे शिव प्रसाद सिमवाल हैं, 57 दिन जेल में रह के वो आए, उनका क्या कसूर था? मात्र खाली इतना कि उन्होंने लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, तो ये देखिए सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ, ये जो भी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब ज़्यादा मात्रा में जो लोग सत्ता में हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वो अब उनका डिफेंस तो यही है, वो तो पुलिस का ही वो लेते हैं। देखिए पुलिस तो जैसा सरकार चाहेगी वैसा करेगी, और पुलिस की तो नौकरी है। तो मैं पुलिस के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा दोषी उनको मानता नहीं हूँ। या तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और उन्हें नौकरी करनी है तो जैसा सरकार बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। तो पुलिस कर्मियों का कोई दोष नहीं है, लेकिन सरकार का मैं सीधा दोष मानता हूं। पुलिस कर्मियों का मैं एक दोष ये मानता हूँ, क्योंकि पुलिस कर्मी ऐसा नहीं है कि सारे इस तरीके हैं, लेकिन पुलिस कर्मी जिस प्रकार से जब बॉबी पवार धरने पर था गांधी पार्क में, उस प्रकार जो वीडियो सामने पाई, शराब पी के रात को आए, बिना नंबर प्लेट के, वो जो नेम प्लेट होती है बिना नेम प्लेट के वो लाठियां बरसा रहे हैं। कुछ पुलिस वालों के हाथ में पत्थर भी देखे गए, जिस प्रकार की वीडियो वगैरह वायरल हुई। कई जो छात्र हैं उनके सर भी फूटे गए, और जो रात में बॉबी पवार के डंडा जो मारा गया, तो ये भी कहीं ना कहीं, या तो वो बताए पुलिसकर्मी कि भाई कहाँ से ऑर्डर आया था, क्या मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया था, क्या डीजीपी ने ऑर्डर दिया था मारने के, लठ मारने के, या दारू पी के करने के? तो कम से कम उनको भी तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी ये समझनी पड़ेगी। उत्तराखंड के वासी वो भी हैं, उत्तराखंड के वासी ये भी हैं, और उन्हें बता दिया जाता है कि वो कश्मीर से आए हैं, पत्थरबाज इस तरीके से। तो ये मतलब उत्तराखंड के लिए तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आने वाले समय में। और इस प्रकार की अगर ये रही सत्ता, इस प्रकार के काम करते रही, तो देखिए वो तो नैतिकता की तो बात ही छोड़ देनी पड़ेगी ना। सरकारी नौकरी आपको करनी है तो सरकारी नौकरी से आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे ईमानदार अफसर रहे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है, जब वो अपना नैतिकता से काम नहीं कर पाए, उनको प्रेशराइज किया गया, बार बार आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आज आप सरकार की बात नहीं सुनेंगे, जैसे सरकार चाहती है वैसा नहीं करेंगे, आपका वहाँ से ट्रांसफ़र तबादला हो जाएगा, कहीं आपको इंटीरियर में फेंक देंगे, तो प्रमोशन में आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, इंक्रीमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, तमाम किस्म की दिक्कतें हैं। तो मुझे तो यही कारण लगते हैं, और ऐसा दम बहुत कम अधिकारियों में होता है, पुलिस के या किसी भी विभाग के अधिकारियों में, कि वो नैतिकता के लिए नौकरी छोड़ दें।
सीधी सी बात, नौकरी छोड़नी पड़ेगी या ट्रांसफर के लिए तैयार रहो। मतलब दिक्कतें आपको होनी है। तो पुलिसकर्मी नेचुरली गलत किया है उन्होंने, लेकिन सरकार के दबाव में किया है। तो धारा 144 जो वहाँ पे बैठे हुए हैं अभी शहीद स्मारक पर धारा 144 उन्होंने लगवा दिए। अब बताइए, मतलब अपना आदमी लोकतंत्र में धरना तक भी नहीं दे सकता, उन पर धारा 144 लागू कर दिए। धारा 144 तो देखिए वो तो सिंपल से लगी जाती है कि 2 के 4 लोग हो गए तो वहां पे ही बन गई है वो तो। जब आपने लगा दी कि ज्यादा लोग असेंबल नहीं होने चाहिए, तो देखिए वो जिस तरह से वहां पे इतना हुजूम युवाओं का इकट्ठा हो गया था, तो ये इनकी मजबूरी थी कि धारा 144 लगाएं कि ज़्यादा लोग असेंबल ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से युवा वहाँ पहुँच रहे थे और उस तरह का सैलाब बढ़ता रहता तो वो तो आंदोलन और बढ़ता। तो 144 तो उस वजह से लगी है और कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने का प्रयास था। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस आंदोलन से हमें एक पॉजिटिव चीज़ निकल के लानी चाहिए, जो मुझे लगता है कि इससे एक बहुत अच्छा एक मैसेज गया है कि उत्तराखंड का युवा जो है 22 साल के बाद अब जाग चुका है, और जो लगातार 22 साल से अन्याय हो रहा है उसके साथ उसके रोजगार को जो छीना जा रहा है, और झपट्टा मार मार के जो नेता हैं अधिकारी हैं उनके लोग जो उन नौकरियों पे झपट्टा मार रहे हैं जो कि योग्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो योग्य नहीं है और वो सिस्टम में आ रहे हैं भ्रष्टाचार करके, और जब वो सिस्टम के अंदर आएंगे भ्रष्ट लोग और जो क्वालिफाइड नहीं है तो पूरा सिस्टम करप्ट करेंगे, ख़राब करेंगे आगे फिर, क्योंकि वो करप्शन से आए तो उनको वो जो आगे करेंगे वो भी करप्शन से ही क्योंकि उनकी जो पैदाइश ही है वो करप्शन से हुई है, तो आगे भी उन्होंने करप्शन ही करना है। तो ये इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो ये युवा साथी इस बार इन्होंने झंडा बुलंद किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ और सफलता भी पा ली है। भाई नकल विरोधी कानून आ गया, कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जितने सारे लोग पैरेलल रूप से आवाज़ उठाते हैं गलत के खिलाफ। देखिए इस समय उत्तराखंड में ही जगह जगह इतने सारे लोग हैं जो कि अलग अलग लेवल पे संघर्ष कर रहे हैं। जोशीमठ में आप देखेंगे कि वहाँ सती जी हैं, इंद्रेश मैकुरी जी हैं, वो लगातार वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। यूकेडी के भी कई लोग हैं, जैसे शिवप्रसाद सेमवाल जी हैं या शांति भट्ट जी हैं, कई लोग हैं वो वहाँ उठाते हैं आवाज़। उधर मोहित डिमरी रुद्रप्रयाग में हैं, वो वहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं उनके इलाके में उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि युवा साथी और जो जितने ये भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो लोग एक मंच पे आए और एक वैकल्पिक राजनीति का श्रीगणेश हो सकता है इस समय। क्योंकि होगा क्या कि अगर ये छात्र आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ने के प्रयास होंगे, कहीं कुछ छात्रों को ऑबलाइज किया जाएगा, और युवा छात्र हैं 25 मेरे ख्याल से 20 से 25 साल से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, अनुभव की बहुत ज़्यादा कमी है, तो धीरे धीरे ये आंदोलन सबसाइड हो जाएगा और इसका जो एक फ्रूटफुल नतीजा है वो नहीं आ पाएगा। तो इसका अगर सकारात्मक कोई रिजल्ट आना है तो वो यही है कि उत्तराखंड में एक वैकल्पिक राजनीति का ये श्रीगणेश कर दे ये आंदोलन, और इससे जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ या स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करने के खिलाफ, क्योंकि उत्तराखंड मांगा ही हमने इसलिए था कि हमारे युवाओं को यहाँ रोजी रोटी मिले, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ हमारे जो अपने रिसोर्स हैं चाहे वो पर्यटन के हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हैं, चाहे पशुपालन के हैं, उन रिसोर्सेज को डेवलप करके हमारे लोग यहीं रोजगार करें। आज स्थिति ये हो गई कि सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है, उसके अलावा अगर स्वरोजगार आप करना चाह रहे हैं तो वो उसमें भी आप सरकार की पॉलिसियाँ ऐसी हैं, ये करप्शन इतना ज़्यादा है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो उसके बाद आदमी क्या करता है, युवा मजबूरी में यहाँ से पलायन करता है, देहरादून जाएगा, दिल्ली जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस राज्य की जो परिकल्पना थी वही साकार नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, और अभी लोकसभा चुनाव भी होना है 2024 में। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको जवाब देना है तो 2024 में दीजिए। आप इसी संगठन के माध्यम से 5 सीटों पर 5 मजबूत उम्मीदवार खड़ा करिए। मुझे लगता है कि जनता सपोर्ट करेगी, लेकिन जनता तभी सपोर्ट करेगी जो छितरे हुए लोग हैं वो एक मंच पे आएंगे। जनता सपोर्ट इसलिए नहीं करती कि इन छितरे हुए लोगों पर विश्वास नहीं है उसे, और सही बात है, जब तक लोग छितरे हुए रहेंगे, अलग अलग अपने अपने फ्रंट में अपना अपना ईगो लेके लड़ते रहेंगे, तब तक देखिए ना तो छोटा चुनाव जीतेंगे, ना वो विधायक बनेंगे, ना वो एमपी बनेंगे। मैं तो कहूँगा छोटे चुनाव भी नहीं जीत सकते, नगर पालिका या पंचायतों के चुनाव, गाँव का प्रधान बनना मुश्किल है। तो एक मंच पे आना जरूरी है। अगर लोग एक मंच पे आ जाएंगे सारे लोग
तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड की जनता विश्वास नहीं करेगी। और जो भाजपा और बहुत कांग्रेस का अच्छी जो कुशासन चल रहा है वो अच्छी बदलेगा बात नहीं। बहुत अच्छी बात है क्यों आपने कही है। जो लगातार उत्तराखंड में मोनोपोली एक सरकार के चलते हुए है, ये हो सकता है कि इस बार एक खतोड़ा उस पर पल जाए, लेकिन एक अनुभव जो चाहिए और जो लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ अच्छा हो ना, एकजुट एक मंच पर आना चाहिए। लेकिन जो हमारा आज जो मूल डिबेट थी हमारी, जो मूल वो था कि भाई आज जितने भी अभी लोग भी देख रहे होंगे तो शायद मुझे लग रहा होगा कि कोई इनमें से ऐसा नहीं होगा, जो अभी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, जो उत्तराखंड में नहीं चाहता कि जो भर्ती घोटाले अभी हो रहे हैं उसकी सीबीआई जांच ना हो। हर कोई ये चाहता है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि हमने देखा है कि हिमाचल में भी सीबीआई जांच हो गई, अलग अलग मुद्दों पर सीबीआई जांच होती है। भाजपा राजस्थान में कहती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कहते हैं कि जो भर्तियां निरस्त कराना चाहते हैं वो नहीं चाहते, वही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। लेकिन मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट उत्तराखंड का या हर व्यक्ति उत्तराखंड का जो उत्तराखंड से प्यार करता हो, वो यही चाहता है कि सीबीआई जांच उत्तराखंड में हो, ताकि कितने से बड़े नेता का नाम आए, कितने से बड़े अधिकारी का नाम आए, वो सबके सामने हो। क्योंकि अगर लोकल, हालांकि अच्छा काम कर रही है जितनी भी यहाँ की जांच एजेंसियां हैं, उन पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन सवाल ये आता है कि जब खुद इतने बड़े अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो, आशंका भी जताई जा रही है जिस प्रकार के लगातार भर्ती घोटाले उत्तराखंड में हुए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी बड़े सफेद पोस्ट का नाम ना हो या किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेता का नाम ना हो। लेकिन जिस दिन उस बड़े अधिकारी, उस बड़े नेता का नाम एसआईटी या एसटीएफ के सामने आएगा, तो उस दिन वो बड़े जो एसआईटी और एसटीएफ के ऑफिसर हैं वो क्या कुछ करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके ही जो बड़े ऑफिसर हैं उनसे उनके गिरेबान में हाथ डालना पड़ेगा, तो वो बैकफुट पे आ जाएंगे। तो इसलिए सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री धामी ये कहते हैं कि भाई जो भर्तियां रद्द कराना चाहते हैं वही सीबीआई की, मतलब इतना हास्यास्पद है और इतना बड़ा मैं कहूंगा कि दोगलापन इसमें झलकता है। एक तरफ आप अलग स्टेट में सीबीआई की मांग कर रहे हो, यहाँ पे इस प्रकार की बातें कर रहे हो, तो नीति और नियत इसमें देखते हैं कि आपका सीबीआई जांच कराने की मंशा बिल्कुल भी नहीं है। और इससे पता चलता है कि आपको डर है कि क्या पता चलता है कि कहीं हमारे इसमें नेता शामिल ना हो, या हमारे जो आप विपक्ष पे भी आरोप लगाया, क्योंकि इस समय तो गंगाधरी शक्तिमान वाली स्थिति बनी हुई है, तो ये भी सब चीजें हो सकता है। लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे कि अब होगी सीबीआई मांग की, अब जनता जितने भी, क्योंकि सब तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, दबाव बनेगा एक? मुझे लगता है कि सरकार मॉनिटर कर रही है चीज़ों को, और कहीं उन्हें खतरा महसूस होगा, बड़ा नुकसान होने का जब खतरा होता है सरकार को, कि इस मुद्दे पे वही राजनीति में चुनाव महत्वपूर्ण होता है, और अभी तुरंत जो है इसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं अगर बड़ा खतरा महसूस होगा, पता चला कि किसी बड़े का नाम आ गया, लोकसभा चुनाव बिल्कुल, तो उस हिसाब से तय होगा। तो मुझे लगता है कि अब जनता पे डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर डेवलप कर पाएगी। मैं वही बात पे फिर आ गया कि देखिए वो छात्रों का जो आंदोलन है 10, 20, 15 दिन चलेगा, और उसके बाद तो जाएंगे बेचारे अपने घर। भाई किसी न किसी को कहीं ना कहीं व्यवस्था बना रखी होगी, रह रहा होगा किसी के यहाँ, भाई कहाँ तक रखेगा कोई, उसके बाद वो बेचारा अपने घर जाएगा। और जिस दिन वो घर संख्या बल कम होना शुरू होगा, तो वो जो एकजुट हो गए थे युवा, वो सब छितर जाएंगे। लेकिन आंदोलन फिर कहीं कहीं इसके बीच में एक चीज और देख रहा हूँ, अभिभावक साथ में नहीं आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जब ये पूरा हुआ था, हालांकि फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन अभिभावक उतने साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भाई बच्चे उनके भी हैं, माताएं जो होंगी घर में, पिताजी जो होंगे घरों में, बच्चे तो उन्हीं के ही हैं। अभिभावकों का सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है इतना? देखिए अभिभावक जो है वो इतना डरा सहमा हुआ है, एक तो उसको ये आभास है कि इतने सालों से जो नौकरियां मिल रही हैं वो तो जुगाड़बाजी से। आपको मैं बताऊं, जिस समय मैं रिपोर्टिंग कर रहा था शहीद स्मारक पे, तो मैंने 1 बजे के बाद वहां पर रिपोर्टिंग करी। उसका कारण ये था कि बच्चे कह रहे थे कि हमारे अभिभावक सोच रहे हैं कि हम वहां पर पटवारी भर्ती परीक्षा देने जा रखे हैं, कि भैया अभी मत कीजिएगा, बाद में 1 बजे के बाद आप कर दीजिएगा, ताकि उन्हें लगे कि पेपर देने के बाद धरने पर आ गए। अभिभावकों का इतना साथ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम अगर उत्तराखंड की तकदीर बदलनी है, जो बच्चे समझ रहे हैं इन चीजों को, अभिभावक नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए अभिभावक जो हैं वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके अंदर अब बहुत ज़्यादा ऊर्जा तो है नहीं, और वो इस भ्रष्ट सिस्टम के जो थपेड़े हैं ना, आज से नहीं 20-25 साल से खा रहे हैं। और उन्हें आदत है, उन्हें पता है कि हमारा तो कोई काम भी ना करप्शन के हुआ नहीं, कोई भी नौकरी जो है सेवा शुल्क दिए बिना हुई नहीं। ये तो वही बात होगी, जब एक हाथी का बच्चा कमीशन के कोई छोटा रहता है, उसे जंजीरों में अगर बांध दिया जाए तो जंजीर नहीं तोड़ पाता, लेकिन जब वो बड़ा भी हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं तब भी जंजीर नहीं तोड़ पाऊंगा। तो वही स्थिति अभिभावक की है,
और उसे अभी यकीन नहीं है कि बिना करप्शन के उत्तराखंड में कोई काम होगा। तो वो बैक ऑफ द माइंड यही सोच रहा है कि हमारे बच्चे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर उसी बात पे लौट रहा हूँ ना कि अभिभावकों को और युवाओं को, बिल्कुल क्योंकि देखिए बच्चे भी तभी मजबूत हो पाएंगे जब अभिभावक उनके पीछे खड़े होंगे। सब मजबूत होंगे, सबको अपना एक स्टेट मंच भी, पे आना स्टेट मजबूत होगा, अपना देश तो मजबूत होगा। उसके लिए तो देखिए एकजुट होने की जो बात आ रही है ना कि हम अलग अलग, मतलब अगर हम, जब हमने उत्तराखंड बनाया था तो अगर मैं पौड़ी में कह रहा था कि उत्तराखंड चाहिए, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, तो पौड़ी में भी वही बात थी, देहरादून में भी वही बात थी, चंपावत, पिथौरागढ़, जगह जगह बच्चा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग सब वही बात कह रहा था। तो जब सब लोगों की बात एक ही हो गई और सब लोग एक मंच पे आ गए तो उत्तराखंड आपको मिल गया। आज 20-22 साल के बाद जब तक ये स्थिति आप पैदा नहीं करोगे कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करो, है कि नहीं भाई? युवा क्यों, अभिभावक भी आए ना सड़कों पे, वो तो आए नहीं कहीं। तो वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मामला हल्का रहेगा। और यहाँ पे अगर कोई उस तरह का राजनीतिक बदलाव आना है तो वो भी तभी आएगा कि जब सारे लोग एकजुट होंगे। और वो आपको पता है कि सबके अपने ईगो होते हैं। यूकेडी वाले कहते हैं कि हमारे बराबर तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब वोट पड़ता है तो अच्छे से अच्छा नेता 500 वोट से ऊपर नहीं जाता है। उधर इंद्रेश मैक्री लड़ते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, 200-400 वोट पे सिमट जाते हैं। तो विश्वास जनता को भी तभी पैदा होगा जब सारे लोग एक मंच पे दिखाई देंगे। भाई जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें ये तय भी हैं, बिल्कुल हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि ये जो हम वोट दे रहे हैं वो किस आधार पर दे रहे हैं। मैं अभी सुबह सुबह एक जो मेम आजकल चल रहे हैं, मेम्स चल रहे हैं, मैं वो पढ़ रहा था कि भाई हमारे यहाँ सड़कों की खस्ता हाल है, हमारे अस्पताल सही से नहीं है, शिक्षा सही से नहीं है, लेकिन हम वोट डालते हैं कि उस नेता ने गढ़वाली में भाषण दिया, इस नाम पर हम लोग वोट डालते हैं। तो ये भी मतलब ये चीज़ें हमें चेंज करने की जरूरत है। जब पूरा उत्तराखंड सीबीआई की मांग कर रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान आना कि केवल रद्द करने वाले ही, पेपर रद्द करने वाले ही सीबीआई की मांग करना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता नहीं जितने भी दर्शक अभी देख रहे होंगे जो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा ताकि पता चल पाए कि कितने लोग इसमें सहमत हैं सीबीआई जांच के लिए। तो एंड करते हैं फिलहाल के लिए। और कुछ कहना है लास्ट में जाते जाते? लास्ट में यही कहना है कि लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक युवाओं का जो आंदोलन है, जो उन्होंने खून बहाया है ना, वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सब लोगों को, युवाओं को सपोर्ट करना पड़ेगा और युवाओं को भी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना पड़ेगा और तब जाके एक एकजुटता लाके सबको एकजुट होके इस लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा। नहीं तो ये लड़ाई जो है ना बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। बस यही कहना है मुझे। 23 साल का उत्तराखंड हो चला है और यंग उत्तराखंड है, तो मुझे लगता है कि अब शायद बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव हमसे और आपसे ही आएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, सरकार क्या चाह रही है, आम आदमी क्या चाह रहा है। क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान है। ऐसा ना हो कि जो हालत अन्य देशों में हुई है वो हालत भी धीरे धीरे करके अपने भारत में भी इस तरीके से हो जाए, क्योंकि हालत सब जगह ठीक नहीं है। और जो तार्किक रहा हूँ मैं आपसे कि जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो कुछ लोग बीच में आके कमेंट डाल देते हैं। जो सरकार के समर्थक होते हैं वो भारत पाकिस्तान का मुद्दा ले आते हैं, वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा ले आते हैं। तो देखिए, जब आप अपने घर को ठीक करोगे तब तो आप बाहर के बारे में सोचो ना, भारत पाकिस्तान के बारे में। और आपका जो मुस्लिम भाई है उससे कोई खतरा नहीं है आपको। आप प्रैक्टिकली अगर अपने ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हिंदू मुसलमान कोई इशू है ही नहीं। इतने सालों से हम साथ थे और आगे भी साथ ही रहेंगे। भारत की जो परिकल्पना है वो धर्मनिरपेक्षता पे है। नेपाल ने जब से हिंदू राष्ट्र बनने की कोशिश करी वो बर्बादी के कगार पे आ गया। अगर हम आपस में झगड़ेंगे धर्म के नाम पे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी ताकत ही यही है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपको मजबूत होना है और देश को मजबूत करना है तो पहले उत्तराखंड को मजबूत करिए, अपने घर को मजबूत करिए। जब आप अपने स्टेट को मजबूत करोगे, अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करोगे, तब तो आप देश का भला कर पाओगे। तो ये है कि बाहरी मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने स्टेट के मुद्दों को सॉल्व किया जाए, अपने इलाके के मुद्दों को सॉल्व किया जाए। अगर आप वहाँ ठीक कर लेते हैं तो नेशनल लेवल पे भी फिर आप अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जिस परिकल्पना के साथ उत्तराखंड बना था, जो शुरुआत में हम लोगों ने नारे भी लगाया था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, शायद जो युवा भी देख रहे होंगे, जो आंदोलन में भागीदार थे, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि उत्तराखंड किस प्रकार से बना था, उत्तराखंड की परिकल्पना क्या कुछ थी। तो मुझे लगता है कि आज 23 साल बाद शायद ये जो परिकल्पना थी वो अब
सही दिशा की ओर बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवा है वो जाग चुका है। लेकिन युवाओं के जागने से कुछ नहीं होगा, उनके अभिभावकों को भी जागना पड़ेगा, जो उनकी माताएं हैं उनको भी जागना पड़ेगा, इवन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी जागना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है, वो उत्तराखंड के काम आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जागो उत्तराखंड और विजय पथ पे इस समय लाइव थे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।